नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 7। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पिछले लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये पढ़ा था कि क्लासिकल थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाई। उसके बाद कब 1905 में यानी 1905 में, सन 1905 में आइंस्टीन ने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया, एक्सप्लेन किया। किसकी हेल्प से? इन्होंने हेल्प ली किसकी? प्लांक क्वांटम थ्योरी की। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, क्या? प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी की हेल्प ली और इस थ्योरी की हेल्प से उन्होंने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने किसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया? क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से क्या किया, एक्सप्लेन किया। ओके, ना सबसे पहले समझते हैं कि प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या थी। हमने पढ़ी हुई है, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या थी। अकॉर्डिंग टू प्लांक, एनर्जी इज डिस्क्रीट। एनर्जी कैसी होती है? डिस्क्रीट होती है। कैसी होती है? एनर्जी इज डिस्क्रीट। ठीक है, ओके, ये तो हमने डिस्कस कर ही चुके हैं। एनर्जी इज डिस्क्रीट, नॉट कंटिन्यूअस। अब देखो, और एनर्जी किस फॉर्म में चलती है? छोटे छोटे बंडल ऑफ एनर्जी या फिर पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चलती है। हमने किसकी बात करी थी? पैकेट या फिर बंडल ऑफ एनर्जी। किसके बारे में डिस्कस किया था हमने? बंडल ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। और बंडल ऑफ एनर्जी को क्या बोला था हमने? फोटोन बोला था। इतनी तो बात पता है आपको, बंडल ऑफ एनर्जी को हमने क्या बोला था? फोटोन बोला था। एक बार फिर से थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं, लिखते नहीं है ऐसे। थ्योरेटिकली मैं बोलना चाहूंगा कि प्लांक ने क्या बोला कि अगर कोई भी रेडिएशन है या फिर लाइट है, जैसे ये बल्ब से लाइट इस बोर्ड पर पड़ रही है या फिर कैमरे के लेंस पर पड़ रही है। अब क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है? लाइट किस फॉर्म में चलती है? वेव के फॉर्म में चलती है। लेकिन प्लांक ने क्या बोला पहली बार कि जो लाइट या फिर कोई भी रेडिएशन है वो किस फॉर्म में चलता है? बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चलता है। किसके फॉर्म में चलता है? बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चलता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं हम यहां पर सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी रेडिएशन या फिर लाइट भी बोल सकते हैं हम इसको सिंपल शब्दों में। रेडिएशन, लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी। ठीक है, किस फॉर्म में चलता है? बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चलता है। एंड ईच बंडल ऑफ एनर्जी have एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। क्या होता है? एच न्यू के बराबर होती है। और उस बंडल ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? फोटोन बोलते हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम, दीज बंडल ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटोन। उन्हें हम क्या बोलते हैं? फोटोन के नाम से जानते हैं। इसे हम फोटोन की एनर्जी बोलते। तो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, या इसको सिंपल शब्द में ऐसे लिखो, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन किस बराबर होती है हमारे पास? एच न्यू के बराबर होती है। ये बात करना ध्यान देना है। यहां पर एच क्या है हमारे पास? हम सब जानते हैं, एच इज प्लैंक कांस्टेंट। ये पढ़ चुके हैं पहले हम, तभी जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। एच क्या है हमारे पास? यहां पर प्लैंक कांस्टेंट है। और जो न्यू है ये क्या है मेरे पास? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। ये क्या है मेरे पास? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। ठीक है, अब सब जानते हो इस एच की वैल्यू कितनी होती है? इस एच की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। ठीक, अब ये तो अलग अलग रेडिएशन के लिए क्या होगी? म्यू की वैल्यू अलग अलग होगी। ओके, तो ये क्या हो गया मेरे पास? एनर्जी इक्वल टू एच न्यू हो गया। और इसे हम क्या बोलते हैं? प्लांक क्वांटाइजेशन लॉ बोलते हैं, प्लांक पोस्टुलेट भी बोलते हैं। ठीक, नाउ अब इसी के बेस पर आइंस्टीन ने क्या किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। नाउ देखो अब क्या बोला, जैसे कि एकदम क्लासिकल थ्योरी में क्या बोल रहे थे कि एक वेव, यहां बोल सकते हैं जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में मेटल के सरफेस पर पड़ रही है। लेकिन अब आइंस्टीन क्या बोलेंगे कि लाइट वेव के फॉर्म में नहीं पड़ रही है, लाइट छोटे छोटे बंडल ऑफ पैकेट के फॉर्म में किस पर पड़ रही है? मेटल की सरफेस पर पड़ रही है। डायग्राम से समझते हैं, अच्छा समझ में आएगा। इसे मिटा दें, ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं और डिस्कस करते हैं। देखो
सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक मेटल की सरफेस है, और मेटल की सरफेस है तो उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब उन इलेक्ट्रॉनों पर कोई एक फोटोन आके टकराएगा, क्योंकि अब क्या है, फोटोन है, अब हमारे पास वेव नहीं है, पहले क्या थी, वेव थी। जब कोई फोटोन आके टकराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो मेटल के सरफेस पर है वो क्या करेगा, उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर देगा। जितनी एनर्जी उस फोटोन के पास होगी पूरी की पूरी एनर्जी कहां चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन पर चली जाएगी, और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस मेटल के सरफेस से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो देखते हैं होगा क्या। ओके, इसे मिटा दें। देखो भैया, सबसे पहले कोई भी मेटल ले लो, जिंक ले लो, निकल ले लो, पोटेशियम ले लो, कुछ भी हो सकता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए जो इजेक्शन होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। वो डिपेंड करता है किस पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर। ये बात करेंगे उस पर भी हम। ओके ना, देखो कोई हमारे पास क्या अज्यूम कर लो, एक मेटल की सरफेस अज्यूम कर लो। ये क्या है, मेरे पास एक मेटल सरफेस है। ठीक है, दिस इज मेटल सरफेस, और इसको हम फोटो मेटल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है हमारे पास, फोटो मेटल। दिस इज फोटो मेटल, यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज होने वाला मेटल, को क्या नाम दिया था हमने, फोटो मेटल नाम दिया। तो दिस इज फोटो मेटल। नाउ अब यहां से पहले क्या हो रहा था, इस तरीके से कोई रेडिएशन आ रहा था। जब हमारे पास क्या थी, क्लासिकल थ्योरी थी, इस तरीके से क्या आ रहा था, कोई रेडिएशन आ रहा था। अब रेडिएशन नहीं आ रहा है। आइंस्टीन ने क्या बोला कि हमने क्या लिया, प्लांक थ्योरी का यूज किया। तो प्लांक थ्योरी क्या बोलती है, रेडिएशन ऐसे नहीं आता है। रेडिएशन कैसे आता है, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में आता है। ये क्या है मेरे पास, ये पैकेट है। ओके, मैं सिर्फ एक पैकेट ले रहा हूं। ये पहले पैकेट पहले यहां पर है, अब यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच गया। ठीक है, अब यहां पहुंचा, और यहां पहुंचना किससे टकरा गया, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उससे टकराया। ठीक है, ये पैकेट आ रहा है इधर से, और इस पैकेट की एनर्जी कितनी है, अभी हमने डिस्कस किया। ये यानी पैकेट यानी फोटोन है। ठीक है, पैकेट नहीं बोलते, फोटोन बोलते हैं। तो यहां से फोटोन आ रहा है। ठीक है, कंफर्टेबल आप फोटोन के साथ। तो क्या बोल रहा हूं मैं, यहां से फोटोन आ रहा है, फोटोन आया, और इस फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू एनर्जी है। इसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू एनर्जी का फोटोन यहां से आया, और यहां पर जो मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है उससे टकराया। और जैसे ही ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और अपना खुद क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। ठीक है, ध्यान सुना इस बात को कि यहां से फोटोन आया, और फोटोन आया किससे टकराया, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया। कहां पर, जो इस मेटल की सरफेस पर है उससे टकराया, और अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको दे दी, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन को दे दी। तो अब अपना खुद क्या होगा, वेनिश हो गया, यानी फोटोन क्या होगा, गायब हो गया। ठीक है, फोटोन गायब हुआ, अब सारी की सारी एनर्जी कहां है, इस इलेक्ट्रॉन के पास है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एनर्जी है, अब इसके पास जो एनर्जी है इसको ये दो जगह खर्च करेगा। एक क्या करने पर, इस मेटल की सरफेस से बाहर आने पर। ठीक है, मेटल की सरफेस से बाहर आएगा और ऐसे करके, यानी कुछ एनर्जी कहां खर्च करेगा, ये जो एनर्जी इसके पास है, कितनी एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन के पास, अभी एच न्यू एनर्जी है। तो इस एच न्यू एनर्जी का कुछ पार्ट है कहां खर्च करेगा, इस मेटल की सरफेस से बाहर आने पर, क्योंकि वो मेटल के सरफेस के अंदर होगा ना, वहां से बाहर आने पर कुछ एनर्जी खर्च करेगा। और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो किसके फॉर्म में दिखेगी हमको, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखेगी। यानी यहां से फोटोन मेरे को कुछ इस तरीके से आए को जाता हुआ दिखेगा, कुछ किस एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, किस एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी क्या है, रिमेनिंग एनर्जी। ठीक है, तो दोबारा समझते हैं। तो क्या बोलना हमने कि यहां से एक फोटोन आया जिसकी एनर्जी एच न्यू है, वो इस इलेक्ट्रॉन से टकराया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद उसने क्या किया, अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को दे दी। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, यहां पर एच न्यू एनर्जी है। जो इलेक्ट्रॉन है इस एच न्यू एनर्जी का कुछ पार्ट कहां खर्च करेगा, यहां से बाहर आने पर खर्च करेगा। ठीक है, वो मेटल के सरफेस के अंदर है ना। देखो अगर मैं इसको मेटल एज्यूम करूं, ऐसे प्लास्टिक है ये, मेटल नहीं है, इसको मेटल एज्यूम करूं, तो उस मेटल के सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से बाहर आके यहां पर उछल के यहां पर आने पर जितना एनर्जी खर्च हो, कुछ एनर्जी यहां पर खर्च होगा, यानी इसका कुछ पार्ट यहां से बाहर आने पर खर्च होगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमें किसके फॉर्म में दिखेगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, या फिर रिमेनिंग एनर्जी से वो वहां से बाहर की ओर भागेगा। ठीक, क्लियर हुई बात। तो ये इफेक्ट हो गया क्या, इसे हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय द हेल्प ऑफ प्लांक क्वांटाइजेशन रूल, या फिर प्लांक क्वांटम थ्योरी। और किसने एक्सप्लेन किया इसको, आइंस्टीन ने। तो ठीक है, ये तो एक सिंपल सा यानी इंट्रोडक्शन टाइप का होगा कि क्या मतलब कि आइंस्टीन ने किस तरीके से बोला। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आइंस्टीन ने बोला इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होगा। नाउ अब देखो, अब होगा क्या यहां पर अब ध्यान से देखना। अब यहां पर उन्होंने क्या बोला, इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, अब हम इंटेंसिटी को, लाइट की इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इंटेंसिटी को ऐसे डिफाइन किया गया कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी,
इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो ध्यान देना इंटेंसिटी ऑफ लाइट से यहां पर क्या मतलब हुआ। देखो वहां पर तो अगर वेव की बात करेंगे हम, तो वेव में इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है वेव के एम्पलीट्यूड से, यानी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ वो क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, जो इंटेंसिटी ऑफ वेव होती है दिस इज दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। तो वहां पर जिस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। कहां पर, जब वेव थ्योरी की बात कर रहे थे। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, प्लांक क्वांटाइजेशन रूल की बात करते हैं, तो यहां पर इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की बात करूं यहां पर, या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करूं, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटोन, यानी मोर द नंबर ऑफ फोटोन मोर विल बी द इंटेंसिटी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे पास, मोर द नंबर ऑफ फोटोन मोर विल बी द इंटेंसिटी, मोर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी जितने ज्यादा यहां पर क्या होंगे, फोटोन इस सरफेस पर इंसिडेंट होंगे पर सेकेंड ही बोल सकता हूं मैं। ठीक है, कोई एक टाइम दे देंगे, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट करेंगे या फिर टकराएंगे इस मेटल के सरफेस से, उतनी ज्यादा क्या होगी, उस लाइट की इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम फोटोन थ्योरी में, या फिर बोल सकते हैं जब हम किसकी बात कर रहे हैं, कि हम बोल रहे हैं रेडिएशन फोटोन के फॉर्म में चलता है, तब इंटेंसिटी को हम इस तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्लियर हुई बात। ओके, आगे बढ़े। नाउ अब एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत कम लोगों को समझ में आती है। नाउ अब यहां से एक फोटोन आया जिसकी एनर्जी, और हर फोटोन की एनर्जी क्या है, सेम है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज सेम, वहां पर भी लिखा था शायद हमने। ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज सेम, जो हर फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है, सेम है, एंड दैट इज एच न्यू, और वो किसके बराबर है मेरे पास, एच न्यू के बराबर है। यहां से क्या आ रहा है, सेम एनर्जी के फोटोन इस मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक, दोबारा बनाता हूं, मेटल दोबारा बनाता हूं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये क्या है मेरे पास, मेटल सरफेस है। ओके, नाउ अब मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, सिर्फ क्या बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है मेटल के सरफेस पर। ओके, कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर भी होंगे इस तरीके से, और यहां भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब यहां इलेक्ट्रॉन है तो एटम भी है ना, एटम यानी एन के फॉर्म में है वो। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहां पर, और यहां क्या होंगे मेरे पास, एटम भी होंगे। नाउ यहां से क्या है, एक फोटोन आया, इस तरीके से फोटोन आया और इससे टकराया, किससे, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया। ये फोटोन आया इधर से और इलेक्ट्रॉन से टकराया इस तरीके से, और क्या किया उसने, अपनी सारी की सारी एनर्जी इसको दे दी, अपनी सारी की सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का कुछ पार्ट यहां से बाहर आने में खर्च करेगा, यहां से बाहर आने में खर्च करेगा। ठीक है, मैंने अज्यूम किया यहां से मेरे पास 10 जूल का एक फोटोन आया, जस्ट एक अजम्पशन है, वैसे तो ये किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं, लेकिन अगर आपको सिंप्लीफाई वर्जन में समझाना चाह रहा हूं तो मैं यहां पर 10 जूल का एक फोटोन ले रहा हूं। तो 10 जूल का फोटोन लिया और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको दिए, जो कहां पर है, सरफेस पर है, यानी जो अपर मोस्ट सरफेस है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको उस पर आया। ठीक है, नाउ अज्यूम कर लिया इसने 2 जूल यहां से बाहर आने में खर्च कर दिया, कितना जूल, 2 जूल यहां से बाहर आने में खर्च कर दिया, और जो रिमेनिंग एनर्जी से वो बाहर की ओर दौड़ा। ठीक है, तो यहां पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, बताओ कितनी होगी, 10 है, 10 में से 2 खर्च हो गया, यानी कितनी बची इसकी, 8 जूल, यानी 8 जूल काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आगे की ओर भागेगा। ठीक, क्लियर हुई बात इतनी। नाउ अब एक दूसरा फोटोन आया, वो किससे टकराया, वो इससे नहीं टकराया, इस सरफेस वाले से नहीं टकराया, इससे टकराया, किससे, जो इलेक्ट्रॉन कहां है, यहां है, यानी सरफेस के अंदर है, थोड़ा अंदर है। ठीक है, उससे टकराया। नाउ इसकी एनर्जी भी कितनी होगी, 10 जूल होगी, क्योंकि सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। इसकी एनर्जी भी कितनी होगी, 10 जूल होगी ना। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या, अब बताओ, ये अब इस इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उस एनर्जी का कुछ पार्ट यहां से बाहर आने में क्या क्या खर्च किया। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आने पर 2 जूल खर्च करेगा या फिर 2 जूल से कम खर्च करेगा, 2 जूल से ज्यादा खर्च करेगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है, आंसर है 2 जूल से ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, खर्च करेगा। अब क्वेश्चन अगेन आता है, क्यों करेगा 2 जूल से ज्यादा एनर्जी खर्च। आंसर ये है क्योंकि ये कहां है, सरफेस के अंदर है।
तो जब ये इस इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और बाहर आने की कोशिश करेगा, तो कुछ एनर्जी ये कहाँ खर्च कर देगा, यहाँ आयन भी तो होंगे जिनसे ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वो आयन भी तो है इधर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस आयन से टकराएगा और इसे टकराने पर क्या होगा, कुछ एनर्जी को खर्च कर देगा, ठीक है। फिर बाहर को आने की कोशिश करेगा और कुछ आयन से और टकराएगा, कुछ एनर्जी को और खर्च कर देगा। यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन जो अंदर हैं, यानी मेटल सरफेस के अंदर है, कोर में है, वो किससे टकरा रहे हैं बाहर आते समय, आयनों से टकरा रहे हैं, ठीक है। तो जिन जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो एक्चुअल में क्या होंगे, आयन होंगे। या सिंपल से तो कोई बुक वाले सिंपल लिख देते हैं कि एटम से टकराएंगे। किन से टकराएंगे, एटम से टकराएंगे। अगर ये एटम से टकराने पर टकराएंगे तो क्या होगी, कुछ एनर्जी को उस कोलिजन में क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो यहां पर इनके लिए जो यहां पर बाहर आने के लिए एनर्जी खर्च हो रही है वो इस 2 जूल से क्या होगी, ज्यादा होगी। लेट अस से वो कितनी है हमारे पास, 5 जूल है। कितनी है, 5 जूल है। किसके लिए, इन इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो जब ये बाहर की ओर निकलेंगे तो यहां पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 5 जूल होगी, क्योंकि 5 जूल क्या हो गया, खर्च, और 5 जूल बची। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। और ऐसा ही एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन थे किसी की एनर्जी बहुत ज्यादा थी, किसी की एनर्जी क्या थी, बहुत कम थी। ना एक क्वेश्चन आपके सामने और आता है कि वो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो आंसर बड़ा सिंपल है, वो इलेक्ट्रॉन जो अपर मोस्ट सरफेस पर होंगे मेटल के, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जैसे कि यहां पर देखने को मिल रहा है, कितनी है वो, 8 जूल है, क्योंकि इनके लिए जो बाहर निकलने के लिए एनर्जी रिक्वायर है वो सबसे कम है। क्लियर हुई बात। तो ये क्या था, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ना। अब यहां पर एक छोटा सा टर्म यूज कर रहे हैं हम। देखो, हर बार बाहर आने में कुछ एनर्जी क्या हो रही है, खर्च हो रही है। तो एक टर्म आता है यहां पर वर्क फंक्शन। क्या आता है, ध्यान सुनना, वर्क फंक्शन। उसको समझेंगे और लिखेंगे। तो लिखो वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या हुआ, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, ठीक। एंड वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट करना है उसको, ठीक है, फिर मूव नहीं कराना आगे को। जस्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। एंड दिस वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। तो किस पर डिपेंड करता है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। जिंक की अलग होगी, निकल की अलग होगी, पोटेशियम की अलग होगी, ठीक है। अलग अलग मेटल की क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहां पर वर्क फंक्शन, और एक ही मेटल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की भी अलग अलग होगी। जैसे कि यहां पर देखने को मिला, देखो इसकी कितनी है 2 जूल, इसकी कितनी है 5 जूल, ठीक है। इसकी कितनी है 2 जूल, इसकी कितनी है 5 जूल, यानी यहां पर 5 जूल एनर्जी खर्च हो रही है बाहर निकालने में, तो इसका वर्क फंक्शन कितना हुआ, 5 जूल। और यहां पर 2 जूल एनर्जी खर्च हो रही है इसे बाहर निकालने में, तो इसका वर्क फंक्शन कितना हुआ, 2 जूल। क्लियर हुई बात, इतनी बात क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे पास वर्क फंक्शन हो गया। नाउ अब देखो, अब और इस तरह समझते हैं कि आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी है क्या। तो अब देखो, अब मेरे पास टर्म है, एक क्या है वर्क फंक्शन, एक क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो देखो क्या बोलती है आइंस्टीन की थ्योरी, क्या बोलती है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लिख के चलेंगे और समझ तो हम गए हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ photoelectric effect when a photon of energy h nu incident on a electron in metal surface then electron absorb
all its energy of h nu, then electron absorb all its energy and it spent some part of energy in work function and क्या लिखेंगे, रिमेनिंग पार्ट इन काइनेटिक एनर्जी एंड रिमेनिंग पार्ट एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, थ्योरेटिकल। ओके, नाउ अब देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे लिखते हैं, इसे मिटा दूं तो एच न्यू दो जगह खर्च हो रहे हैं, तो एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ हमारे पास, तो यहां से मेरे पास एच न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन प्लस क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू तो ऐसे ही रहा, एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, के ई हो जाएगी। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब देखो, अभी हमने डिस्कस किया कि वर्क फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी मेटल टू मेटल क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। एंड इफ, अगर वर्क फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकली वर्क फंक्शन इज डिफाइन एज, अगर हम ये बोलेंगे इफ, हमने एक टर्म के बारे में पढ़ा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इफ न्यू इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी then work function W define as W इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एच न्यू नॉट, ठीक है। तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, एच न्यू नॉट आ जाएगा। अगर उसके लिए किसी मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट है तो उसके लिए वर्क फंक्शन कितना होगा, एच न्यू नॉट होगा। ये तो अंडरस्टूड हुआ ना। एक काम करो, इसकी वैल्यू थोड़ा इधर पुट कर दो, कुछ टाइम मिटाने पड़ेंगे मेरे को, इसे मिटा देते हैं। तो इक्वेशन 1, नाउ इक्वेशन 1 बिकम, इसके नीचे लिखोगे, नाउ इक्वेशन 1 बिकम now equation 1 क्या बन जाएगी हमारे पास, एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू कितना है मेरे पास, एच न्यू नॉट प्लस का कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस कितना आ जाएगा, एच न्यू नॉट आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, दोनों से एच कॉमन है, एच कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया देखो, न्यू माइनस न्यू नॉट बच गया, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलते हैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है मेरे से, क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, कब दी थी ये, 1905 में दी। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम, देखो कैसे, इफ वी मैक्स इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देन हमारे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा मेरे पास, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वी मैक्स का स्क्वायर। तो एक काम करो, यहाँ से उठा के ये वैल्यू इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर, थोड़ा सा नीचे लिखें, क्या आ जाएगा देखो, हाफ ऑफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक। दिस इज ऑल्सो नोन एज अनदर फॉर्म ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक ना। एक काम करो, देखो न्यू को मैं लैम्डा के टर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक। देखो कैसे,
इफ सिंस वी नो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, तो न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो क्या हो जाएगी मेरे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ। ठीक, छोटा हो गया बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, बहुत छोटा लिख दिया ना मैंने, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो एक काम करो, अब इन दोनों को उठा के इधर पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा देखो, ये हाफ ऑफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच, अंदर कितना आ जाएगा देखो सी अपॉन लैम्डा माइनस कितना आया सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक, दोनों से सी कॉमन है तो कितना आ गया देखो 1/2 एम वी मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया ये एच सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। दिस इज ऑल्सो नोन एज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको भी हम क्या बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है, पहली वाली, इसे याद रखो, आगे को तो आप अपने आप क्या कर दोगे ड्राइव कर दोगे। तो ये क्या हो गया मेरे पास आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ना देखते हैं कि इस इक्वेशन की हेल्प से किस तरीके से आइंस्टीन जो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उनको क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, आप लोगों को याद होंगे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बताओ। पहला लॉ तो क्या है कि जो करंट होगी या फोटो करंट होगी वो क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होगी, ये क्या है पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, और किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तीसरा लॉ क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के, ये तीसरा लॉ है। चौथा लॉ क्या है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं, ये क्या है चौथा लॉ है। और पांचवा लॉ क्या है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन पांच के पांच लॉ को हम इस इक्वेशन के हेल्प से क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो पहले लॉ की बात करते हैं, इसे मिटा दूं, ओके ठीक है। वैसे वैसे बार बात कर लेते हैं। लॉ तो आपको पता ही है ना, लॉ हमने पिछले वाले चैप्टर में लिखे हुए हैं, आप एक बार देख लो पिछला चैप्टर, लॉ हमने लिखे हुए हैं, सिंपल समझते हैं। देखो पहला लॉ कैसे कैसे डिफाइन करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला लॉ क्या था, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, ये था, तो यहां पर भी ऐसा होना चाहिए। नाउ यहां पर इंटेंसिटी का मतलब क्या बोला था कि नंबर ऑफ फोटोन, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल पर सेकंड बढ़ेंगे तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग पर सेकंड भी बढ़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा पड़ रहे हैं एक सेकंड में तो वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग पर सेकंड भी बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग पर सेकंड बढ़े इसका मतलब क्या हुआ, करंट बढ़ेगी, तो करंट बढ़ेगी इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी बढ़ गई। तो ये क्या हो गया, सॉरी, अगर इंटेंसिटी बढ़ी इसका मतलब क्या हुआ, करंट बढ़ गई। इंटेंसिटी कब बढ़ रही है, जहां नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, करंट बढ़ रही है। तो क्या पता चला, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये तो पहला लॉ हो गया। दूसरे लॉ का एक्सप्लेनेशन देखो, दूसरा लॉ क्या था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, देखो एंड इट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। यहां पर ऐसा नंबर ऑफ फोटोन जैसा कोई भी टर्म नहीं आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास, क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सेकंड लॉ आ गया। सेकंड लॉ क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती हो, किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, ये तो क्या होगा सेकंड लॉ। थर्ड लॉ देखो, थर्ड लॉ कैसे एक्सप्लेन किया। थर्ड लॉ क्या बोलता है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। देखो यहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, ये क्या है, अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं y की तरह जूम करूं, यहां पर क्या है मेरे पास इक्वेशन कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट है। देखो इसको मैं ऐसे कंपेयर कर सकता हूं, ये क्या है y इज इक्वल टू
ये क्या हुआ mx और -c दोनों कंपेयर करा सकता हूँ क्योंकि ये दोनों क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि न्यू नॉट इज कांस्टेंट, ठीक है। और h क्या है, h और न्यू नॉट दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या है कांस्टेंट। h क्या है कांस्टेंट यानी m की तरह बिहेव कर रहा है, न्यू क्या है वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी x की तरह बिहेव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या है y। ग्राफ खींच दो, देखो ग्राफ खींचोगे तो कैसा ग्राफ आएगा, देखो अभी माइनस एक्सिस में इतना क्या है इंटरसेप्ट है इसका, तो ये क्या है मेरे पास -c, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ c हुआ। और अगर मैं यहाँ से ग्राफ खींचूंगा तो कैसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आ जाएगा इसका, ठीक। और ये पॉइंट कौन सा होगा, दिस पॉइंट इज जहां पर न्यू कितना होगा 0 है, जहां ये ओके सॉरी वो तो बनाया नहीं, यहाँ न्यू है और ये क्या है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट पर न्यू 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, h न्यू नॉट के बराबर। तो यहाँ पर न्यू नॉट कितना होगा मेरे पास, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी न्यू नॉट, और जो ये c है किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास ये h न्यू नॉट के बराबर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0, और देखो फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ के बाद इसके बाद लीनियरली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ऐसा ही ग्राफ वहाँ पर भी बनाया था हमने, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और फोर्थ लॉ क्या था, फोर्थ लॉ कुछ ऐसा था कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर, सॉरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब यहां से देखो कौन सा फोर्थ लॉ, अगर मैं अज्यूम करूं इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन न्यू, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो, सॉरी इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी ये क्या है इससे छोटा है, देन जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है, 11th में पहली बार हमारे पास क्वेश्चन आया था कि क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है। हमारे गुरुजी ने हमको डांट के बोला था, पागल हो, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस केस में तो क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जा रहा है। जब हम क्या ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन लेस देन क्या ले रहे हैं, म्यू नॉट ले रहे हैं, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटा ले रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब अगर इसका रेडिएशन, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कभी भी इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। इसका नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं अगर ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा इसको, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, तो टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन कंडीशन क्या हो जाएगी मेरे पास, कंडीशन हो जाएगी ये न्यू या तो क्या हो ग्रेटर हो किससे, न्यू नॉट से, या फिर इक्वल हो किसके, न्यू नॉट के। अगर इक्वल होगा तो काइनेटिक एनर्जी फिर भी 0 होगी लेकिन बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो ये क्या होगी, कंडीशन होगी। ओके क्लियर हुई बात। तो ये कौन सा हो गया हमारा, चौथा लॉ हो गया ना। पांचवा लॉ क्या था, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम कैसे मॉडिफाई कर देंगे, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटोन, देयर इज नो टाइम लैग between incident of photon and ejection of electron, ठीक है। क्लियर हुई बात। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। एक होमवर्क टाइप में दे रहा हूं मैं, आपको ये बताना है कि क्वेश्चन टाइप का ले लो या होमवर्क में ले लो आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछना आप किसी से, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट लिखना, मैं आंसर दूंगा उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अगर किसी एक मेटल के सरफेस में 1000 फोटोन पड़ रहे हैं, कितने फोटोन पड़ रहे हैं, 1000 फोटोन पड़ रहे हैं, तो बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। पहला ऑप्शन है इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहला ऑप्शन है इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन मार्क, इतने क्या हो रहे हैं, फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है, मेटल सरफेस पर। पहला ऑप्शन है लेस देन 1000, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन 1000। अगर मैं n बोलूं, नंबर ऑफ लेस देन 1000, ग्रेटर देन 1000 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है इक्वल टू 1000, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज नॉट, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप सोचना इसको, अगर नहीं आया समझ में तो बहुत सिंपल सा आंसर है, मैं कमेंट में दे सकता हूं आपको आंसर, ठीक।
ओके, देखते हो हमें टाइम कितना हो गया वीडियो का। ओके, अभी बचा है थोड़ा टाइम, ठीक हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के लायक टाइम बचा है, तो क्वेश्चन में लिखता हूं। ओके, क्वेश्चन लिखे, मैं मिटा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, इधर क्वेश्चन लिखते हैं, आप सॉल्व करते रहना। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन लिखूंगा वैसे वैसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन लिखो सब, क्वेश्चन लिखो। द वर्क फंक्शन ऑफ ए सरफेस ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है वो, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5 वोल्ट। ठीक है, तो क्या निकालना है हमको, वेवलेंथ निकाल, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5 वोल्ट। ठीक है, वो क्या हो गया, हमें क्या करनी है, वो वेवलेंथ क्या करनी है, फाइंड करनी है, जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है मेरे पास, 5 वोल्ट है। ठीक ना, अब आपने अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट देखा है, हमारा पहला जो लेक्चर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, आप समझ जाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। दिस इज मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन विच है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जितना नेगेटिव पोटेंशियल लगाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, अगर मैं यहां से एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, अगर मैं इस पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या निकल के आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, के मैक्स इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, देखो Q इंटू वी, ये होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमको, Q इंटू वी पढ़ा था, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, EV। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EV। अब V की जो कितना है मेरे पास, 5 है, तो यहाँ से मेरे पास E मैक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया है। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। V की जो कितना 5 पुट कर दिया हमने, 5 वोल्ट पुट कर दिया, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। आप वैसे भी लिख सकते हो, E की जो कितना पुट कर सकते हो आप, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ऐसा पुट करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, सिंपल करते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई इसकी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई ना। अब एक और चीज दे रखी है, वर्क फंक्शन W दे रखा है, कितना, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा निकालना है, तो लगा दो आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मिटा दी मैंने, हमको याद होनी चाहिए क्या होती है हमारे पास, याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट याद रखो कि दो H नहीं होगा, दो जो खर्च होगा, एक वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, दो जो खर्च होगा कहाँ, एक वर्क फंक्शन में और एक कहाँ, काइनेटिक एनर्जी में। ये क्या होगी, आइंस्टीन इक्वेशन होगी, थोड़ा सा इधर उधर कर दोगे आइंस्टीन इक्वेशन आ जाएगी। ओके, नाउ अब H न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इसको ऐड करो और लैम्डा निकालना है, इस न्यू को क्या लिखता हूं मैं, C अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं। ठीक है, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, यही लैम्डा क्या करना है, फाइंड करना है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 और 5 11 हो जाता है, तो 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ गया, कितना आया, 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। अब देखो, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे, फिर यहाँ पर H की वैल्यू पुट करेंगे, कुछ यहाँ पर C की वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन जीनियस बच्चे क्या करेंगे, जीनियस बच्चे एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, वो मैंने पहले बता रखा है आपको, क्या कि जो H और C को हमको क्या कर लो, याद कर लो, H इंटू सी हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। H यानी प्लैंक कॉन्स्टेंट, C यानी स्पीड ऑफ लाइट, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। और वो कॉन्स्टेंट कितना होता है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, इतना होता है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो एक काम करो, इसको यहां से उठा के इधर पुट कर दो, देखो कितना आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और डिवाइड में कितना आ गया ये लैम्डा, और इक्वल टू कितना आ गया 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
देखो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो लैम्डा को इधर भेजाओ, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से मेरे पास वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1240 नैनोमीटर, और डिवाइड में कितना आ गया ये 11.2 आ गया। ठीक, देखो एक काम करो, ये जीरो हटा तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 12400 डिवाइडेड बाई 112, और ये कितना आ गया इतना नैनोमीटर। ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, ये लैम्डा निकल के आ गया। ठीक, डिवाइड हो रहा है, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 नहीं जा रहा है 2 से 1 से। ठीक है, कल कर लेना, आप क्या कर लेना, इसको डिवाइड कर लेना। तो इतना क्या आ जाएगा नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब कितना होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक, एक और चीज़ होती है 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये क्या हो गया हमारे पास, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आने वाले लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी आ रखे होंगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे जैम हो गया। ठीक है, अगर आप छोटी क्लास के बच्चे हैं, जैसे 12th में भी तो होता है, ठीक है सेम ही है, 12th में भी होता है, तो जो कहाँ आ रखे हैं नीट में आ रखे हैं जो क्वेश्चन पेपर, सॉरी क्वेश्चंस, उनको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल सेम रहता है, बस थोड़ा सा घुमा देगा उसको जैम में आके, जैम में आएगा तो यानी ओके क्लियर हुआ। तो खत्म करा आज का लेक्चर, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, धन्यवाद।